अस्सलाम वालेकुम। ड्रीम विजनरी में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जिस औरत ने मुझे पाला मैं इसको अपनी माँ समझती थी। ये तो बहुत बाद में पता चला कि वो औरत मेरी माँ है और ना इसका घर मेरा घर है, कोई और ही थी। वो कम नसीब जिसने मुझे जन्म दिया और दुनिया के खौफ से अपनी ममता के गले पर छुरी भेज कर एक मस्जिद के करीब मुंह अंधेरे छोड़कर चली गई थी। सर्दियों के दिन थे, लेकिन फेंकने वालों ने मुझको गर्म कपड़े पहनाकर और अच्छी तरह छोटे से नरम कंबल में लिपेटकर एक टोकरी में रखा था। यूं वो मुझे खुदा के सुपुर्द करके रूपोश हो गए। मैं तमाम रात मस्जिद से मिलकर मैदान में पड़ी रही। शायद मेरी निगहबानी पर खुदा ने फरिश्तों को मुकर्रर कर दिया हो कि तमाम रात कोई कुत्ता, बिल्ली या दूसरा जानवर नहीं आ पाया। किसी ने मुझको नुकसान न पहुंचाया। मैं टोकरी में गर्म कपड़ों में लिपटी हुई सोई रही। फजर की अजान के वक्त जब नमाजियों का उधर से गुजर हुआ, उन्होंने मेरे रोने की आवाज़ सुनी और टोकरी को उठा लिया। तभी मैंने चिल्ला चिल्ला कर अपने होने का सबूत फराहम कर दिया। एक खुदा तर्ज बंदे ने जो बे औलाद था मुझे उठाया और अपनी बीवी के सुपुर्द कर दिया। तभी से मैं आलिमा खातून की आगोश में परवरिश पाने लगी। जब मैंने होश संभाला, खुद को मोहब्बत करने वाली माँ और शफीक बाप के जेर साया पाया। इन्हीं को अपने वालिदैन और इनके घर को अपना घर समझा। आलिमा खातून नेक और इबादत गुजार थी। मुझको कभी न झिड़का और न कोई तकलीफ थी। मेरा बेहद ख्याल रखती। वो मुझे पाकर खुश थी, हालांकि मैं किसी नादान कलाकार की भूल थी। पालने वाले बेशक ऐसी बातें भूल जाएं, मगर समाज नहीं भुला पाता। लोगों को याद था कि मैं कूड़े के ढेर का फूल हूँ। वो इस घर की इज्जत की खातिर चुप थे, क्योंकि मेरे वालिद एक आलिम, बुजुर्ग और मोअज़्ज़ज़ आदमी थे। वो मोहल्ले वालों के हमदर्द और अमानतदार थे। इनकी इस नेकी को सबने दिल से कबूल कर लिया था। मोहल्ले की औरतें मुझे इनकी बेटी के तौर पर कबूल कर चुकी थीं। जब मैं 4 साल की हो गई तो अम्मी जान ने खुद कलाम पाक का दर्स देना शुरू कर दिया। मैं काफ़ी ज़हीन थी। 2 साल में ही कलाम पाक ख़त्म कर लिया। तब उन्होंने मुझको मदरसे में दाखिल करवा दिया। शुरू में तो अब्बा जान खुद मुझको स्कूल छोड़ने जाते। बाद में रास्ते की शनासाई पक्की हो गई। तीसरी जमात में खुद ही जाने लगी। रास्ते में आने वाले मैदान को अक्सर दौड़कर अबूर कर लिया करती थी कि देर ना हो जाए। एक दिन मैदान से गुजर रही थी कि कुछ रंगीन चीज़ें देखी। ये खिलौने थे और मिट्टी पर पड़े हुए थे। नए और खूबसूरत खिलौने देखकर जी ललचाया और मैंने इधर उधर देखा। वहाँ कोई होता तो नजर आता। बिल्कुल वीरान जगह थी। जब कोई मालिक इन खिलौनों का मुझको नजर ना आया, इनको बस्ते में छुपा लिया। इस रोज तमाम वक्त क्लास में जीना लगा। थोड़ी थोड़ी देर के बाद बस्ते में झांकती थी। जी चाहता कि उड़कर घर पहुंचूं और खिलौने से खेलूं। ये इतने खूबसूरत थे जैसे अभी अभी खरीदे गए हों। खुदा खुदा करके छुट्टी की घंटी बजी। मैंने रबिया का भी इंतज़ार न किया। छुट्टी के वक्त वो अक्सर मेरे साथ ही घर आती थी। ये लड़की हमारे मोहल्ले में रहती थी और मेरी हम जमात थी। आज मुझे घर पहुंचने की जल्दी थी। स्कूल से निकलते ही बैग गले में डालकर दौड़ पड़ी और रोज से चंद मिनट पहले घर आ गई। आते ही कमरे में चली गई। अपने बिस्तर पर मैंने बस्ते को उलट दिया, किताबें चुनकर एक तरफ कर दी और खिलौने से खेलने में महू हो गई। अम्मी का मामूल था, जो ही मैं घर आती वो मेरे पीछे आ जाती थी। सबसे पहले यूनिफॉर्म तब्दील करने को कहती, बाद में खाने को पूछती। वो हस्बे मामूल किचन से मेरे कमरे में आ गई। मुझको बिस्तर पर बैठे देखकर बोली, सादिका, कितनी बार तुमसे कहा है कि सबसे पहले कपड़े बदल कर हाथ मुँह धो लिया करो। तुम फिर बिस्तर पर चढ़कर बैठ गई हो। ये कहते हुए इनकी नज़र मेरे हाथों में पकड़े हुए खिलौनों पर पड़ी और वो हैरत से बोली, ये क्या है? किसने दिए हैं ये खिलौने? किसी ने नहीं अम्मी जान, मुझे ये मैदान में पड़े हुए मिले हैं। आखिर तो किसी बच्ची ही के होंगे ना, क्यों उठा लाई हो? कितनी बुरी बात है, तुमने किसी दूसरे की चीज़ को हाथ लगाया है। जाकर इनको वहीं फेंकाओ जहाँ से उठा लाई हो। ठीक है अम्मी, मैंने कहा। खेल तो लूँ, अब्बू आ जाए, इनके साथ जाकर इसी जगह फेंकाऊंगी। अम्मी चुप हो गईं। उन्होंने किचन में जाकर खाना बनाया। इतने में अब्बा जान आ गए। इनसे मैं डरती थी। तभी खिलौने दोबारा स्कूल बैग यानी बस्ते में रख दिए और इनके साथ खाना खाने दूसरे कमरे में चली गईं। ताहम इस रोज़ मेरा ध्यान खिलौने की तरफ ही था। जी चाहता था कि मेरे ही पास रहें और मैं इनको मैदान में वापस ना फेंकूं। लेकिन माँ की हिदायत पर अमल ज़रूरी था। उन्होंने अभी तक अब्बा जान को इनके बारे में नहीं बताया था, वरना वो तो खाना भी ना खाने देते और कहते, चलो पहले इनको वहाँ ही फेंकाओ। खाने खाते ही अब्बा जान के कुछ दोस्त आ गए। खिलौने वाली बात बीच में रह गई और वो चले गए। रात को मैं इनके साथ ना खेल पाई क्योंकि अम्मी अब्बा का डर था। अम्मी ने समझा दिया था कि अव्वल तो पराये शे को छूना ना चाहिए। अब अगर गलती से उठा लाई हो तो कल स्कूल जाते हुए इसी जगह दोबारा रख देना।
दूसरे रोज़ स्कूल जाते हुए मैंने इन खिलौनों को वहाँ ही रख दिया जिस जगह से उठाया था। आज स्कूल में अपनी सहेलियों के साथ भी मेरा जी न लगा और मैं गुमसुम रही। घर आई तो सो गई, जैसे बहुत थकन हो गई हो। ख्वाब में देखती हूँ एक मेरी हम उम्र लड़की मैदान में उस जगह खड़ी है जहाँ मैं खिलौने रख आई थी। वो कह रही है, ये तो मैंने तुम्हारे लिए रखे थे क्योंकि तुम मुझे अच्छी लगती हो और मैं तुमको अपनी दोस्त बनाना चाहती हूँ। तुमने क्यों इनको वापस किया है? अच्छा, अब अगर तुमको दूंगी तो वापस नहीं करोगी ना? वादा? हाँ वादा, मैं कहती हूँ। तब वो मुझे बेहद खूबसूरत कपड़े की बनी हुई 2 गुड़ियाँ दिखाकर कहती है, कल मैं ये तुम्हारे लिए रखूंगी, तुम उठा लेना और वापस नहीं करना। इतने में मेरी आँख खुल गई। मैं बच्ची थी, 7-8 बरस की, और ख्वाब तो फिर ख्वाब होते हैं। सुबह बेदार हुई तो कुछ परेशानी सी महसूस हुई। फिर मैंने ख्वाब जानकर भुला दिया और स्कूल चली गई। इस रोज़ तमाम वक्त मेरा दिल क्लास में नहीं लगा। जब घर लौट रही थी तो मैदान में इसी जगह मुझको कपड़े की बनी हुई 2 खूबसूरत गुड़ियाँ ज़मीन पर पड़ी मिली, जैसी मैंने ख्वाब में देखी थी। मैंने बिला खौफ उनको उठा लिया। तभी माँ की बात याद आ गई कि पराई चीज़ नहीं उठाते। इन ख्याल के आते ही परेशान हो गई। सोचा, अगर इन गुड़ियों को घर ले जाऊं तो अम्मी से क्या कहूँगी? वो इतनी खूबसूरत गुड़ियाँ थीं, दिल ना करता था इनको वहाँ छोड़ दूँ। ख्वाब भी याद था। इस लड़की ने कहा था कि ये गुड़ियाँ तुम्हारे लिए हैं, तुम इनको ज़रूर उठाना। तभी ना चाहते हुए भी जाने किस ताकत के ज़ेर असर मैंने गुड़ियाँ उठाकर बस्ते में रख लीं। घर आकर अम्मी को कुछ ना बताया और स्कूल बैग को छुपा दिया। अगले दिन छुट्टी थी। दोपहर को कामकाज से फारिग होकर अम्मी पड़ोस में चली गईं। अब्बा घर पर नहीं थे। अब मौका था, मैंने कमरे का दरवाज़ा बंद किया और बैग से गुड़ियाँ निकाल ली। क्या बताऊँ वो किस कदर हसीन थी। आज भी इनका हुस्न आंखों में समाया हुआ है। इनके चमकदार और रेशमी कपड़े जैसे इनको किसी इंसानी हाथ ने ना बनाया हो। 1 घंटे तक तकरीबन इनके साथ खेलने में महू रही। इस दौरान मैं इनके साथ यूं गुफ्तगू कर रही थी जैसे वो मेरी सहेलियां हों। जो ही मैंने बैरूनी दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनी, समझी कि माँ आ गई है। इनको दोबारा बस्ते में छुपा दिया। इस बैग को अलमारी के पीछे पोशीदा जगह रख दिया। अम्मी ने आते ही पूछा, स्कूल का सबक याद कर लिया? जी माँ जी, मैंने सादतमंदी से जवाब दिया। इनको वो कॉपी भी खोलकर दिखाई जिसमें काम दर्ज था। वो मुतमईन हो गई। तमाम दिन इस रोज़ बहुत खुश रही, जैसे मेरे मन में लड्डू फूट रहे हों। तसव्वुर में वही गुड़ियाँ बसी हुई थी। सोच लिया था कि आज रात इनके साथ खेल लूँगी और सुबह इनको इसी जगह रख दूँगी। इस तरह अम्मी ना इनको देख पाएंगी और ना ही खफा होंगी। रात को अम्मी अब्बा के सो जाने से कबल मैं खुद सो गई। यूँ मेरा गुड़ियों से दोबारा खेलने का अरमान बाकी रह गया। अगले दिन स्कूल जाते हुए मैदान में इसी जगह पर ठहर कर मैं इन गुड़ियों को वापस रखना चाहती थी कि रास्ते में रबिया मिल गई। वो मेरे साथ होली। मैंने रबिया से कहा, तुम भी क्या याद करोगी? तुमको एक चीज़ दिखाती हूँ। वो कहने लगी, क्या चीज़ है? मैं इसको बस्ते में से गुड़ियाँ निकाल कर दिखाने ही वाली थी कि अकल जाग गई। ये अपनी अम्मी को बताएगी और वो यकीनन मेरी अम्मी को बता देंगी। इस ख्याल के आते ही मैंने बात इधर उधर कर दी। दिखाओ तो क्या दिखा रही थी? कुछ नहीं रबिया, मैं यूं ही मजाक कर रही थी। यूं हम स्कूल की जानिब चल दिए। सोचती जाती थी कि वापसी में इन गुड़ियों को मैदान में रख दूंगी और रबिया से पहले ही भागकर मैदान की तरफ आ जाऊंगी। इस दिन क्लास में जब भी मैंने कोई किताब या कापी निकाली, मेरे हाथ से गुड़ियाँ मिस होती रहीं। वो बस्ते में मौजूद थीं। छुट्टी की घंटी बजते ही भाग खड़ी हुई। रबिया और दूसरी सब बच्चियों से भी मैं पहले मैदान में इस जगह पर पहुंच चुकी थी जहाँ से गुड़िया उठाई थी। मैंने बस्ते में हाथ डाला, गुड़िया गायब थीं। बेहद कल्क हुआ। समझ गई ये किसी चोर लड़की की कारस्तानी है। सोचने लगी, अपने बस्ते को एक लम्हे में खुद से जुदा ना किया था, क्यों कर ये किसने चुरा ली होंगी। मुझको उनके खो जाने का सदमा था। ताहम अकल इस बात को समझने से कासिर थी। मैं थी भी छोटी सी। अगर ये सिलसिला यहीं पर ख़त्म हो जाता, शायद मैं इन वाक़यात को भूल जाती। लेकिन ये ना हुआ। सिलसिला चलता रहा। 2 दिन गुजरे थे कि मैदान में इसी जगह कुछ और चमकती हुई चीज़ें देखीं। ये कांच की खूबसूरत गोलियां थीं। इनको उठाकर बस्ते में रख लिया। अब इनको छुपाना मेरे बस में ना रहा था। अम्मी जान को गुड़ियों के गायब हो जाने वाली बात भी बता दी। इनका माथा ठनक गया। वो बोली, बेटी, ऐसा कोई तुमको वर्गलाने की कोशिश कर रहा है। तुम होशियारी से स्कूल जाया करो और आइंदा अकेली मत जाना। अम्मी जान, मैंने ख्वाब में भी एक लड़की को देखा था। वो कहती थी कि चीज़ें मैं तुम्हारे लिए रखती हूँ, तुम उठा लिया करो। अम्मी कहने लगी, बेटी, इसका मतलब ये है कि तुम नमाज पाबंदी से पढ़ा करो। सुबह सवेरे कलाम पाक की तिलावत लाजमी किया करो और पाक साफ रहा करो। इसके बाद वो रोज़ सुबह सवेरे जगाने लगी। खुद भी नमाज के बाद कलाम पाक की तिलावत करती थी। मुझको भी साथ बिठाने लगी।
ہر نماز کے وقت خود نماز پڑھتے ہوئے وہ اپنے ساتھ مجھے کھڑا کر لیتی۔ یوں انہوں نے مجھ کو نماز اور تلاوت کا پابند کر دیا۔ مجھ پر آیات بھی دم کرنے لگی۔ ہمارا اسکول پہلے پرائمری تھا، پھر مڈل ہو گیا۔ اب میں بھی باشعور ہو گئی تھی۔ 1 سال تک وہ مجھ کو خود چھوڑنے اور لینے جاتی تھی۔ اس کے بعد میں ربیہ کے ساتھ جانے لگی۔ امی نے اسے تلقین کر دی کہ وہ ہمیشہ میرے ساتھ اسکول آئے جائے گی، میں اور وہ اکیلی نہ جائیں گی۔ میں اور ربیہ ساتھ جاتی۔ اس کے بعد مجھے پھر کبھی کوئی کھلونا راستے میں نہ ملا۔ جن دنوں میں چھٹی میں تھی، امی جان نے ابا سے کہا، صادقہ دیہات کے اسکول جاتی ہے، کیوں نہ ہم اس کو شہر کے اسکول میں داخل کروا دیں۔ اب یہ محلے کی بڑی لڑکیوں کے ساتھ شہر کے اسکول جا سکتی ہے۔ شہر کا اسکول 2 میل کے فاصلے پر تھا، لیکن راستہ آبادی والا تھا، ویران جگہ سے نہیں گزرتا تھا۔ ابا جان نے اجازت دے دی۔ امی نے مجھے شہر کے اسکول میں داخل کروا دیا۔ وجہ یہ تھی کہ یہ میٹرک تک تھا اور صرف لڑکیاں ہی یہاں پڑھتی تھیں، جبکہ دیہات کے سیکنڈری اسکول میں لڑکے اور لڑکیاں ساتھ پڑھتے تھے۔ میری دیکھا دیکھی ربیہ نے بھی شہر کے اسکول میں داخلہ لے لیا۔ اب ہمارا پھر سے اچھا ساتھ بن گیا۔ جس روز آخری بار دیہات والے مدرسے میں گئی، اس دن ربیہ نے چھٹی کی تھی۔ میں آج اکیلی ہی جا رہی تھی۔ جب اسکول سے لوٹ رہی تھی، مجھ کو میدان میں اسی جگہ اچانک آبادی نظر آئی۔ ایک محلہ بنا ہوا تھا جہاں گلیاں تھیں اور گھر بھی تھے، جبکہ پہلے یہاں آبادی کا نام و نشان نہ تھا۔ حیرت زدہ رہ گئی کہ اتنی جلدی یہ مکانات کیسے بن گئے۔ 2-3 نہیں بلکہ پوری آبادی۔ اس ادھیڑ ون میں راستہ بدل کر جانے لگی کہ اچانک میری ایک ہم عمر لڑکی نظر آئی۔ اس نے دوپٹے کی بکل ماری ہوئی تھی اور بہت دلکش شکل و صورت کی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ دوپٹے کے اندر کیے ہوئے تھے۔ کہنے لگی، صادقہ، تم آج اسکول چھوڑ کر جا رہی ہو، لیکن تمہارا میرے ساتھ نہیں چھوٹے گا، کیونکہ تمہارے شہر والے اسکول کی پرلی طرف جو میدان ہے وہاں ہمارے رشتہ دار رہتے ہیں۔ میں وہاں آتی جاتی رہتی ہوں اور تم کو پتہ نہیں، ہم بہت عرصے سے ادھر رہتے ہیں۔ تم روز ہی ہمارے گھر کے سامنے سے گزرا کرتی تھی اور کبھی کبھی میں تمہارے ساتھ اسکول تک جایا کرتی تھی۔ ہاں، میں کئی بار تمہارے ہمراہ اسکول سے چھٹی کے بعد گھر تک بھی گئی، لیکن کبھی تمہارے گھر کے اندر نہیں گئی، کیونکہ تمہاری امی سے ڈر لگتا ہے۔ وہ بہت عبادت کرتی ہیں، ہر وقت آیات کا ورد کرتی رہتی ہیں۔ میں حیرت سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ اس طرز سے میرے ساتھ گھل مل کر باتیں کر رہی تھی جیسے میری سہیلی ہو۔ تب تو مجھ کو اس سے بالکل خوف محسوس نہیں ہوا۔ گمان میں بھی یہ بات نہ آئی کہ یہ کوئی اور مخلوق بھی ہو سکتی ہے، مثلاً جن۔ وہ کہہ رہی تھی، میرے گھر چلو، دیکھو وہ رہا ہمارا گھر، وہ ہے ہمارا محلہ، یہاں سب ہمارے رشتہ دار رہتے ہیں، اور تم تو مجھے بہت اچھی لگتی ہو۔ وہ آبادی کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ جو گھر مجھے نظر آ رہے تھے وہ تو عام گھروں جیسے ہی تھے، لیکن وہاں لوگ نہیں تھے، سارا محلہ خالی تھا۔ میں نے کہا، وہاں گھر تو ہیں لیکن لوگ تو نہیں ہیں، سب لوگ کہاں گئے؟ سب لوگ ہیں، مگر وہ تم کو نظر نہیں آ رہے۔ یہ آبادی مجھ سے چند گز دور تھی۔ میں تمہارے گھر نہیں جا سکتی کیونکہ مجھے دیر ہو رہی ہے۔ میرا جواب سن کر وہ لڑکی غائب ہو گئی اور میں تیز تیز قدم اٹھاتی گھر آ گئی۔ یہ باتیں اپنی اماں عالمہ خاتون کو بتائیں۔ اگرچہ وہاں مجھے ڈر نہیں لگا، مگر احساس ہو رہا تھا کہ وہ آبادی انسانوں کی نہیں تھی اور وہ لڑکی بھی انسان نہیں تھی۔ امی نے ایسی باتیں ایک بار بتائی تھی اور کہا تھا کہ اگر ویرانے میں کوئی چیز دیکھو تو آیات قرآنی پڑھنی شروع کر دیا کرو اور ڈرنا بالکل نہیں۔ میرے ابا جان عالم دین، ہر وقت تلاوت کلام پاک کرنے والے اور حافظ قرآن، اور امی بھی ہر وقت کلام اللہ کا ورد کرنے والی، سو مجھ کو کبھی کسی غیر چیز نے نقصان نہیں پہنچایا، بلکہ میں کبھی ڈرتی بھی نہ تھی۔ تاہم اس روز گھر تک پہنچتے پہنچتے پسینے میں ہو گئی۔ جاتے ہی امی سے لپٹ گئیں اور ان کو سارا حال کہہ دیا۔ وہ بولی، صادقہ بیٹی، بس تم اس لڑکی کو بھول جاؤ اور اس واقعے کا کسی سے ذکر مت کرنا۔ شاید وہاں جنوں کی کوئی آبادی ہو جو عام لوگوں کو نظر نہیں آتی، لیکن تم پر اللہ پاک کی خاص رحمت ہے۔ تم تلاوت کرتی ہو اور فجر کی نماز پڑھ کر اسکول جاتی ہو، انشاءاللہ کوئی مخلوق تم کو نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ امی کا یہ کہنا سچ ہوا، مجھ کو کبھی بھی کوئی مخلوق نقصان نہ پہنچا سکی۔ میٹرک کے بعد تعلیم کا سلسلہ منقطع ہوا اور میں گھر بیٹھ گئی۔ اس کے بعد میرا رجحان عبادت کی طرف خود بخود زیادہ ہوتا گیا۔ مجھ میں عام نوجوان لڑکیوں جیسی بات نہ رہی، ہر وقت دھیان اللہ تعالیٰ کی طرف رہنے لگا۔ نماز، روزے، تہجد کی پابندی کرتی تھی۔ میرے والدین کی تربیت کا بھی اثر تھا کہ وہ خود بھی پابند صوم و صلات تھے، لیکن مجھ میں یہ تبدیلی نمایاں آئی کہ زیادہ بات نہ کرتی اور کھانے پینے کی طرف بھی کم توجہ ہو گئی۔ جب کبھی آدھی رات کو آنکھ کھلتی میں ذکر الہی میں مشغول ہو جاتی، یوں اللہ تعالیٰ کے ناموں کا ورد کرتے کرتے سو جاتی۔ چند دن بعد کچھ ایسے اشارے مجھ کو نظر آنے لگے، عام آنکھ جن کا مشاہدہ نہیں کر سکتی۔
कभी आसमान की तरफ अचानक आँख उठती तो देखती कुछ लोग घोड़ों पर सवार हैं। घोड़े सफ़ेद रंग के हैं, सवारों के लिबास भी सफ़ेद हैं। इनके हाथों में सफ़ेद रंग ही के झंडे हैं। लम्हा बाद ये नज़ारा महू हो जाता। किसी सुनसान सड़क या रास्ते पर अजीब शक्लों वाले काले रंग के जानवर वीराने की जानिब दौड़ते नजर आते। ये सब जागती आंखों से देख लेती। डर लगता और न किसी से इनका तस्करा करती। ये सिलसिला बढ़ता गया। घर में कोई शे मौजूद ना होती, मसलन किचन में खड़ी सोचती कि माचिस नहीं है, चूल्हा क्यों कर जलाऊं। अचानक नई डिबिया माचिस के सामने आ पड़ती है। कभी नमक खत्म हो जाता और कब मंगवाने में ताखिर हो जाती। खाली डिब्बे में झांकती, इसे रख देती। ढक्कन लगाती ही वो अचानक भारी हो जाता। दोबारा खोल कर देखती, सफ़ेद गुलाबी नमक साफ सुथरा चमकता हुआ इसमें भरा होता। ये नमक कहाँ से आ गया? अभी तो अब्बाजान सौदा लेने बाजार गए हुए हैं। यूं ही कई बार जब किसी शे की चाह की, इसको सामने पाया, पर्स में हाथ डाला कि इसमें तो रुपए हैं नहीं, फिर क्या ढूंढने को टोल रही हूँ। तभी नई कड़कड़ाते नोटों से उंगलियां मिस हो जाती, जिससे अभी अभी किसी ने नए ब्राक नोट रख दिए हों। ये सिलसिला मेरे साथ कई बरस रहा। अम्मी को भी नहीं बताया, चुप रहती थी। कभी कभी ऐसा महसूस होता कोई और भी मेरे साथ रहता है, साथ चलता है, मगर मैं इसको देख नहीं सकती। यूं भी हुआ कि आगे पीछे कहीं दूर, अगले घर, अगले मोहल्ले या अगले गांव में कोई जानने वाला रिश्तेदार, सहेलियां या अम्मा अब्बा आपस में बैठे बातें कर रहे हैं और मैं यहाँ से कोसों दूर अपने कमरे में बैठी इनकी सब बातें सुन पा रही हूँ। वो जब कभी मुझसे मिलते काफ़ी दिन बाद या जल्द मैं इनसे पूछती, फला फला वक्त तुमने ये बातें की थी ना? वो चौंक कर कहते, हाँ की थी, लेकिन तुम्हें किसने बताया है? मैंने खुद सुन ली थी, किसी ने नहीं बताई। मैं जवाब देती, जैसे रेडियो ऑन करते ही सैकड़ों मील दूर की आवाज़ की लहरों को पकड़कर सुना जा सकता है, ऐसे ही अल्लाह ने मेरे कानों में भी पैदाइशी तौर पर कोई खुफिया आला लगा दिया होगा, जो दूर की लहरों को पकड़कर मुझे आवाज़ में सुना देता है।